नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही बैंकिंग यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही क्रूशियल और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसको लेकर लोगों के माइंड में बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और आज के इस वीडियो में हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके सारे डाउट्स एक एक करके पूरी तरीके से क्लियर कर दिए जाएँ। और दोस्तों, वैसे लोग जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई ऑलरेडी लोन चल रहा हो बैंकों से, और जिन्होंने किसी प्रकार का सिक्योर नॉन सिक्योर लोन ले रखा है, अगर उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, अचानक से किसी एक्सीडेंट में, किसी बीमारी से या किसी भी कारणवश अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, वो काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं कि बाकायदा जिस व्यक्ति ने लोन ले रखा है, अब उसको आगे किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा। बैंक वाले कहीं रिकवरी के लिए हमें तो फोर्स नहीं करेंगे। तो तमाम ऐसे बहुत सारे सवाल मन में आते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वन बाय वन बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का जिसके ऊपर कोई लोन चल रहा होता है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर आगे बैंक कौन कौन से लोन में किस प्रकार से कार्रवाई करती है। डिपेंड करता है कि लोन किस टाइप का है और उसकी रिकवरी का मोड क्या होने वाला है। ये हम प्रॉपर आज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर लूँ जो कि बिल्कुल टू द पॉइंट। अगर उस व्यक्ति ने कोई पर्सनल लोन ले रखा है, ठीक है, पर्सनल लोन अगर उस व्यक्ति के नाम पे है, तो इसका कोई भी रिकवरी नहीं होता है। ये उस व्यक्ति के मृत्यु के बाद ही ख़त्म हो जाती है। अगर पर्सनल लोन लेते वक्त अगर कोई थर्ड पर्सन जो है, अगर उसका गारंटर बना है, तो मे भी शायद बैंक उसको इंसिस्ट कर सकता है और उसको जो है एज अ गारंटर उसको जो है बाकी का जो भी पेंडिंग अमाउंट है, जो भी पेंडिंग EMIs हैं, वो उसको पे करना पड़ सकता है। लेकिन अगर उस केस में कोई भी व्यक्ति अगर गारंटर नहीं है, ठीक है, और बिल्कुल बिना किसी कोलेट्रल के अगर वो लोन दिया गया है पर्सनल लोन, तो बैंक इसका किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से जो है इसका रिकवरी नहीं कर सकता है। उसके किसी ब्लड रिलेटिव को या फिर जो भी उसका एक तरीके से उत्तराधिकारी है, उसको फोर्स नहीं कर सकता है। और नॉर्मली दोस्तों, आजकल जितने भी टाइप के लोन्स होते हैं, ठीक है, बैंक द्वारा जो है उसको एक तरीके से इंश्योरेंस दिया जाता है। अलग अलग बहुत सारी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो कि दोनों सिक्योर और नॉन सिक्योर लोन्स के ऊपर इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ऐसे में अगर उस व्यक्ति का सडन डेथ हो जाता है, तो जो वो बैंक है वो उस इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम ले लेता है बिना उसकी फैमिली को परेशान किए हुए। तो ये हुआ पर्सनल लोन के बारे में। अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर ने पर्सनल लोन ले रखा था, अगर उसकी सडन मृत्यु हो गई है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है और आपको बैंक आपसे डायरेक्टली कभी भी उस लोन को चुकाने के लिए नहीं बोल सकता है और आप इसके लिए एलिजिबल भी नहीं है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके अलावा अगर होम लोन चल रहा होता है, क्योंकि नॉर्मली इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा कुछ लिया जाता है तो वो होम लोन ही होता है। तो इस केस में दोस्तों, अगर आपका होम लोन जिन्होंने ले रखा है, ठीक है, अगर वो उस लोन का अगर इंश्योरेंस करवा रखा है, तब तो यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे ही उस व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट इशू होगा, उसके बाद ही जो बैंक में आप जब सबमिट करेंगे, तो उस डेथ सर्टिफिकेट के बेसिस पे जो बैंक है उस इंश्योरेंस करने वाली कंपनी से जो है अपना सारा जो भी बकाया राशि होगा वो उसको क्लेम कर लेगी। तो ऐसे में क्या है कि जो उस उनके फैमिली मेंबर्स हैं जिनकी डेथ हुई है, उनको यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाता है। यहाँ पे बैंक और जो इंश्योरेंस कंपनी है, इन दोनों के बीच में डील हो जाता है। लेकिन अगर आपका होम लोन चल रहा है और आपने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है, तो यहाँ पे जो भी आपका उत्तराधिकारी है या फिर जो भी आपके लीगल जो आपके वारिस हैं, ठीक है, उनको जो है बाकी का अमाउंट पे करना होगा लोन का। और या फिर वैसे जिन्होंने उनके साथ जो है जॉइंट में जिनके ऊपर लोन है, जैसे कि दो लोग मिलकर लोन लेते हैं, पति पत्नी, तो अगर किसी एक की डेथ हो जाती है तो दूसरे को जो है वो लोन चुकाना पड़ेगा। और अगर लोन आप नहीं चुका पाते हैं, तो बैंक के पास ये पावर है, बैंक के पास ये राइट है कि वो आपके उस संपत्ति को सीज कर सकती है और उसको नीलाम करके जो भी अपना उनका लोन का जो है वो रिकवर कर सकता है। उसके अलावा सेम यहाँ पे रूल अप्लाई होता है 4 व्हीलर 2 व्हीलर लोन पे भी। अगर आपने लोन का इंश्योरेंस करवा रखा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपको जो है वो रिकवरी वाले आएंगे और आपकी गाड़ी को ले जाएंगे। अगर आप
फैमिली मेम्बर चाहें तो उसको जो भी पेंडिंग EMIs हैं, जो पेंडिंग ड्यूज़ हैं, उसका टाइमली रीपेमेंट करके जो है लोन क्लियर कर सकते हैं। सो गाइज कुछ इस तरीके से काम होता है। यहाँ पे जो भी बैंक का पैसा आप बचा नहीं सकते हैं, टू बी वेरी फैक्ट। ठीक है, बैंक में क्या है कि वहाँ एक एक रुपये का हिसाब होता है और उनकी जो ऑडिटिंग होती है तो उसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं इसके लिए। तो आपको हमेशा ये मैं एडवाइस देता हूँ एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र कि हमेशा ना आपको अपने लोन का इंश्योरेंस करवा के रखना चाहिए। मामूली सा प्रीमियम देना होता है, ठीक है, पर क्वार्टर, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं और एक तरीके से सडनली आपके फैमिली पे कोई बोझ ना पड़ जाए, सडनली आपके फैमिली पे कोई बर्डन ना अचानक से पड़ जाए, उसके लिए जो है यहाँ पे दोस्तों अपने लोन को हमेशा जो है आप इंश्योर करवा के रखें। इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, बीमा करवाना आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से ना आपका सारा क्लियर हो चुका होगा कि पर्सनल लोन में किस तरीके से रिकवरी होता है, होम लोन, 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन में किस तरीके से रिकवरी होता है। और अगर इसके अलावा अगर आपके माइंड में कुछ और सवाल हैं, किसी प्रकार का कुछ और क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देकर आपकी मदद करने में। और अगर आप हमारे चैनल एवरीडे बैंकिंग पे पहली बार आए हैं, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।